चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहां पर 5 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। तब तक चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 जून के करंट अफेयर का सेशन यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। When audit matters, CAG interventions that made a difference, पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया गया है और इस बुक को लिखा है विनोद रॉय ने। नाम सुना है विनोद रॉय का? ये भारत के फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 148, ये सीएजी के पद की बात करता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर इन्हें कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक संवैधानिक पद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में। तो विनोद रॉय जिन्होंने इस बुक को लिखा है, यह भारत के फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं और इस बुक को लॉन्च किया गया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने हाल ही में When Audit Matters, CAG Interventions That Made a Difference नाम की बुक को लॉन्च किया। भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट। लिखा किसने है बुक को? तो पूर्व सीएजी विनोद रॉय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक्चुअल में भारत के जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं, उनके जो अनुभव हैं, भारत के ऑडिट से संबंधित जो भी इंटरवेंशन है, उसको सरल तरीके से इस बुक में बताया गया है। अपने अनुभव को भी साझा किया है विनोद रॉय ने अपने इस बुक में। विनोद रॉय को हम 2008 से 2013 तक भारत के सीएजी के रूप में देखते हैं। आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, ये सारे जो घोटाले हैं ना चर्चित, जो कांग्रेस के राज में निकल के आए थे 2008 से 2013 के बीच में, जिसके कारण फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट चली भी गई थी। तो ये सारे उजागर करने का श्रेय दिया जाता है विनोद रॉय को। इन्हीं की ऑडिट रिपोर्ट थी, क्योंकि ये उस वक्त भारत के सीएजी के पद पर थे। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में उल्लेखित है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और संवैधानिक पद है, तो ये संवैधानिक पद पर थे कभी सीएजी के रूप में इन्होंने काम किया है। कब से कब तक? 2008 से 2013 तक। ठीक है, और इन्हीं की बुक को रिलीज किया गया व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस के नाम से। आगे आइए, 2016 में पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है विनोद रॉय को। आगे आएंगे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार मेटे फ्रेडरिक्सन को अपॉइंट किया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन, ये डेनमार्क की लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में अपॉइंट की गई है। मार्च 2026 में पीएम पद के लिए इलेक्शन हुए थे डेनमार्क में। वहां पर किसी भी पार्टी को नॉर्मली मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, तो अब एक कोalition गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म हुई है। कोalition के पास पार्लियामेंट की 179 में से 82 सीट्स हैं और इसके बाद डेनमार्क की नई पीएम बन गई है मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, लगातार तीसरी बार ये डेनमार्क की पीएम बनी है, तो आपको याद रखना चाहिए। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनिश क्रॉन यहां की ऑफिशियल करेंसी और यूरोपीय देश है। इंडिया और डेनमार्क के मध्य में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी फेमस रही है। 2020 में ग्रीन एनर्जी को लेकर ये इंडिया और डेनमार्क के मध्य में एक ट्रीटी हुई थी। ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2020 में हुई थी इंडिया और डेनमार्क के मध्य में। हमारा क्वेश्चन पीएम से है, तो लगातार तीसरी बार पीएम बनी मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की। आगे चलें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 की थीम क्या है? तो पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कब जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को, मतलब आज मनाया जा रहा है।
ओके पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लोगों को अवेयर करना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, यह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 1972 में पर्यावरण संरक्षण पर पहला सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसी घटना की याद में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत की गई। और इंटरेस्टिंग यह है कि इसी समय 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी गठन किया गया था, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इन्हीं सभी दिनों की याद में 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 2026 में इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। इजी। तो 1972 में स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाए जाने की घोषणा की गई थी, पहली बार मान्यता दी गई थी। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाना, लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना, क्लीन एनर्जी की तरफ वर्ल्ड को लेके जाना, यह इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। थीम समझ में आ गया, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यह थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। अगर हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया था। इन्वायरमेंट पर पहला सबसे बड़ा सम्मेलन था यूनाइटेड नेशन का। 5 जून 1972 को शुरू हुआ और 16 जून तक इसका आयोजन किया गया। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है। ओनली वन अर्थ इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी। 122 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और पहली बार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। और यहीं पर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया था कि पर्यावरण को सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे। इजी। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। 1972 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में देखने को मिलता है यूएनईपी का। अभी क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आज, तो असम सरकार ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए एक प्लान चलाया है। स्टेट वाइड प्लांटेशन ड्राइव को शुरू किया है। किसने? असम सरकार ने। इजी। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। एसएससी सीजीएल के लिए आप करंट अफेयर के 1000 करंट अफेयर विद एनालिसिस यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 और 2026 के अभी तक सारे करंट अफेयर आपको यहां पर मिल जाएंगे। आपकी एग्जाम देखिए नॉर्मली अगस्त या सितंबर तक होगी, तो हर मंथ आपको अपडेटेड करंट अफेयर मिलते रहेंगे, हर मंथ के अपडेट होकर। अलग से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। तो ज्वाइन कीजिए, 1000 करंट अफेयर यहां मिल जाएंगे, हर मंथ के अपडेट वर्जन भी आपको मिलते रहेंगे। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। एनालिसिस के साथ हैं सारे करंट अफेयर। ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, क्लिक कीजिए, अवेल कीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहां पर है? चंडीगढ़ में। ओके, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस बन गई है, जिसने इंटेल इंडिया के साथ समझौता किया है और यहां पर इन्होंने इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की। होगा क्या? देखिए, जो भी स्टूडेंट है उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, डेटा साइंस एवं जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसमें इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल उनको प्रदान की जाएगी, ताकि फ्यूचरिस्टिक और जॉब ओरिएंटेड सारे स्टूडेंट्स को बनाया जा सके। तो नॉर्मली होगा क्या? इंडिया एआई डेटा लैब छात्रों के लिए एक वर्चुअल जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें प्रैक्टिकल स्किल सीख पाएंगे जितने भी स्टूडेंट है।
एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट को यहां पर उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो ऑल ओवर एआई स्किल्ड बेस्ड सारे प्रोग्राम रहेंगे। ये इंडिया एआई डेटा लैब है ताकि एआई में सभी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ावा दिया जा सके। तो लैब एआई लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जितना भी स्किल कोर्सेस है, स्किल जो उनको सिखाई जानी चाहिए वो सभी यहां पर सीखने को मिलेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में इंटेल सर्टिफिकेशन भी उनको दिया जाएगा कि उन्होंने सीखा है, ताकि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करें तो एआई बेस्ड उनके पास सर्टिफिकेट रहे। तो ये जो इनिशिएटिव है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया एआई डेटा लैब को शुरू किया है। ठीक है, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस गांव को बनाया जा रहा है? अच्छा, मॉडल बॉर्डर विलेज से आप क्या समझ रहे हैं? एक गांव जो बॉर्डर पे, पहली चीज तो ये वो किसी भी बॉर्डर पे हो सकता है, पाकिस्तान चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता हो। ऐसा विलेज जो कि सीमावर्ती है, बॉर्डर के पास हो, उसे मॉडल बॉर्डर विलेज बनाना। इसका मतलब है कि हर बेसिक फैसिलिटी, हर एडवांस फैसिलिटी, हर इनोवेशन उस गांव में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट होना चाहिए, पहले तो बेसिक देख ले, पानी होना चाहिए पीने का, सही है, रहने के लिए घर होने चाहिए, सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का वो गांव यूज करता हो, इंटरनेट होना चाहिए, एआई ड्राइवन होना चाहिए गांव को, हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन पूरी होना चाहिए। तो जब सारी चीजें रहेगी तो वो क्या है, मॉडल बॉर्डर विलेज हो जाएगा। और इस रूप में इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है चुमार गांव को। अगर हम चुमार गांव की बात करते हैं तो ये हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख में चाइना से जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है, एलएसी, इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर चुमार विलेज है, इसे डेवलप किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम समुद्र तल से देखें ना तो 16,700 फीट की ऊंचाई पर है यह गांव, चाइना की बॉर्डर से सटा हुआ है लद्दाख में, लद्दाख का चुमार गांव। ठीक है ना, तो यहां पर 24 परिवार रहते हैं और 24 परिवारों में नॉर्मली 90+ लोग यहां पर निवास करते हैं और सभी का जो काम है पश्मीना वुल प्रोडक्शन का काम है। पश्मीना शॉल है ना, पश्मीना जो बहुत फेमस है लद्दाख और कश्मीर में, तो ये गांव के अधिकतर लोग यही काम करते हैं। अब इस पूरे गांव को मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, मतलब हर बेसिक फैसिलिटी, हर उन्नत फैसिलिटी इस गांव को प्रोवाइड की जाएगी। सोलर हाउसेस विकसित किए जाएंगे जो कि -35 डिग्री सेल्सियस पर भी अनुकूल रहें। ऑब्वियसली बात है, लोग माइग्रेट करके गांव खाली ना कर दे। वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल, सब कुछ डेवलप किया जाएगा। तो इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है किसे, चुमार विलेज को। कहां पर है तो ये देखने को मिलेगा लद्दाख में। और ये जो किया जा रहा है ना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है। इसमें 2023 में इसको शुरू किया गया था, अभी तो सेकेंड फेज आ चुका है इसका। 2023 में ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसमें क्या किया गया था कि सीमावर्ती जितने भी गांव है ना इंडिया के, पहले तो जो पहला फेज था उसमें केवल चाइना बॉर्डर से लगे हुए गांव को इंक्लूड किया गया था। उसमें ये किया गया था कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी ताकि लोग माइग्रेट करके गांव खाली ना कर दें, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी में पहली जो शील्ड है ना वो यही गांव के लोग होते हैं। चाइना देखेगा इंडियन लोग बसे हुए हैं तो एकदम अंदर नहीं आएगा, कोई भी देश अंदर नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो उनसे उनको फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये गांव के लोग माइग्रेट करके चलेगा तो खाली हो जाएगा, किसी भी देश को अटैक करने में आसानी होती है। तो ये हमारी शील्ड की तरह काम करते हैं। तो बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और ताकि वो माइग्रेट ना करे लोग, इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में शुरू किया गया था। पहले तो केवल चाइना बॉर्डर से लगे हुए विलेजेस को काउंट किया गया था, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख,
और पहला फेज जो है 2023 से 2026 तक चला और इसका बजट था 4,800 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ये गृह मंत्रालय की योजना है। फिर सेकेंड फेज इस बार शुरू किया गया 2026 में। चाइना के अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है ना जितने भी देशों से, वहां के गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेकेंड फेज का उद्देश्य था। जैसे बचे हुए कौन है चाइना के अलावा? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये वाले देश। और इसका बजट रखा गया था 6,839 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक के लिए। 2026 से 2029 तक के लिए ये इतना बजट है, ये चल रही है और ये तो कंप्लीट हो गई है। आगे आइए, फोतुला दर्रे के पास 1196 करोड़ की लागत से टनल परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह दर्रा या पास किस राज्य में स्थित है? दर्रे से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं। यहां पर फोतुला पास की बात की जा रही है। इसके निकट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1196 करोड़ रुपए की लागत से टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और यह दर्रा हमको देखने को मिलता है भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। फोतुला दर्रा कहां पर है? लद्दाख। तो 1196 करोड़ की टनल परियोजना को मंजूरी दी गई है जो कि नेशनल हाईवे 1 पर बनाई जा रही है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो पास है ना, यहाँ पे क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाता है, बर्फ गिरती है, तो लगातार सर्दी के दिनों में बंद रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, पूरा रूट ब्लॉक होता है। तो पहले क्या होता था, और नॉर्मल केस में भी जो लगभग 8.5 किलोमीटर ज्यादा दूरी है ना, वो अब टनल बनने के बाद कम हो जाएगी। कनेक्टिविटी साल भर बेहतर रह सकेगी जब ये पूरा टनल प्रोजेक्ट बन जाएगा। नाम तो नहीं दिया गया टनल प्रोजेक्ट को, लेकिन फोटुला पास के निकट इसे बनाया जा रहा है टनल प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे 1 पर। 1.96 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। 0.69 किलोमीटर अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा। ट्विन ट्यूब टनल में यातायात के लिए 2 अलग अलग सुरंगें होगी, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। ठीक है, खराब मौसम और ऐसे कंडीशन में भी साल भर जो रूट है वो चलता रहेगा नेशनल हाईवे 1 का। तो लद्दाख में है नेशनल हाईवे 1, लगभग 4108 मीटर की ऊंचाई पर जास्कर रेंज में ये देखने को मिलता है नेशनल हाईवे 1, या फिर फोटुला पास, ये इसी नेशनल हाईवे पे। श्रीनगर ले हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु भी है ये पास। श्रीनगर ले हाईवे, जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के उरी से शुरू होता है और श्रीनगर तक ये आगे चलकर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, कुल लंबाई 167 किलोमीटर की है। झेलम नदी घाटी के साथ साथ ये चलता है, उरी, श्रीनगर, लेह, इन सबको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, 2026 में आंध्र प्रदेश की किस इनिशिएटिव को फूड प्लेनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2026 में आंध्र प्रदेश का वो इनिशिएटिव जिसे फूड प्लेनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। तो एक फाउंडेशन है स्वीडन का जिसका नाम है कर्ट बेर्गफोर्स फाउंडेशन। इसके द्वारा आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज दिया गया है। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है, 2016 में ये शुरू हुआ था। एक्चुअल में कम्युनिटी बेस्ड एक नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव है, आगे हम बात करेंगे। तो इस इनिशिएटिव को नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है फूड प्लेनेट अवार्ड। एक्चुअल में जो फूड प्लेनेट प्राइज है ना 2026 में, इसके लिए 6 कॉन्टिनेंट से लगभग 19 देशों से, 6 कॉन्टिनेंट के 19 देशों से 1000 से ज्यादा नॉमिनेशन आए थे और इसमें जो फाइनलिस्ट थे, 4 फाइनलिस्ट थे और 4 फाइनलिस्ट में जो विनर, जो इनिशिएटिव रहा, वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, ये जो इनिशिएटिव है ये विनर रहा है और विनर को यहां पर $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि इनाम स्वरूप दी जा रही है। ओके, अवार्ड मिला है, फाउंडेशन ने दिया है, स्वीडन का फाउंडेशन है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में इनिशिएटिव है क्या, है ना।
तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग की यहां पर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 में शुरू की गई थी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। मतलब जो किसान है ना, उर्वरक का यूज कम करें, कीटनाशक का यूज कम करें, नेचुरल तरीके से खेती को बढ़ाएं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी ड्राइवन नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव माना जाता है इसे आंध्र प्रदेश का। इसमें क्या किया गया कि किसान रासायनिक उर्वरकों को, कीटनाशकों को खेती में यूज न करें। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को बढ़ाकर, जो सूक्ष्म जीव है ना, इनको बढ़ावा देकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नेचुरल तरीके से बढ़ाएं। सब्जियां, दालें जिनमें जोखिम कम होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों का प्रोडक्शन करें। कम पानी वाली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। तो ऑल ओवर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ये स्कीम है। आपको पता है आंध्र प्रदेश की ये जो स्कीम है ना, भारत के 20 से अधिक राज्यों में और आसपास के देशों में भी इसे अप्लाई किया जा रहा है आंध्र प्रदेश को देखकर। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को 2026 में फूड प्लेनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है। फूड प्लेनेट प्राइज फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव जो सॉल्यूशन आए हैं उनको दिया जाता है। 2019 में शुरू किया गया। कर्ट बेर्गफोर्स फाउंडेशन यह अवार्ड देता है, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में जिसका हेडक्वार्टर, और इसके तहत $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है इनाम स्वरूप, जो कि विनर है उसको। डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट की गई रुद्रम सेकेंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो डीआरडीओ ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है, रुद्रम सेकेंड मिसाइल इसका नाम है। आंध्र प्रदेश ओडिशा के चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज से इसे टेस्ट किया गया। ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, हवा से किसी भी एयरक्राफ्ट से, किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट से इसको फायर किया जाएगा हवा से, और सरफेस पर फायर किया जाएगा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड। ठीक है, तो डीआरडीओ और इंडियन जो एयरफोर्स है उन्होंने मिलकर ओडिशा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। रुद्रम सेकेंड इसका नाम है। लड़ाकू विमानों से इसे लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन का जो भी मतलब धरातल पर दुश्मन के जो भी रडार हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एयर डिफेंस साइट से, उन सभी को नष्ट करने के लिए रुद्रम सेकेंड को विकसित किया गया है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि सरफेस एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। हवा से किसी भी लड़ाकू विमान से इसको छोड़ा जाता है, जमीन पर दुश्मन के जो रडार है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित करने वाले जो भी इक्विपमेंट है उनको नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। पुराने जो हमारे पास रूसी KH-31 मिसाइल थी उसको ये रिप्लेस करेगी, स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो अब इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला है। रडार सिग्नल को ट्रैक करके उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकती है दुश्मन के। तो एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम सेकेंड। लगभग 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है फायर करने की। मैक 5.5 इसकी स्पीड है, मतलब लगभग ध्वनि की गति से 5.5 गुना तेज ये जाती है। एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। चर्चा में रही पोटैटो पैच क्या है? एक पोटैटो पैच जो कि लक्षद्वीप के निकट समुद्र में खोजा गया है, विशाल प्रवाल कॉलोनी है, कोरल कॉलोनी है, बहुत ही मतलब बड़ी जो कोरल कॉलोनी होती है। अच्छा, कोरल रीफ के बारे में जानते हैं? कोरल रीफ क्या होती है? कोरल रीफ का अगर हम सीधा सा मतलब देखें तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्र में रहने वाले, है ना, समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या होता है कि इकट्ठा होके कॉलोनी के रूप में कठोर ढांचा बना लेते हैं। कोरल रीफ छोटे छोटे जीव होते हैं, समुद्र के अंदर कठोर ढांचा बना लेते हैं और दिखने में पौधे जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप यहां पर एक इमेज देख पा रहे हो तो ये पौधे जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये समुद्री जीव है। इकट्ठा हो जाते हैं, पौधे जैसे संरचना बना लेते हैं, हार्ड संरचना बना लेते हैं, ये कहलाता है कोरल या कोरल रीफ। तो भारत के अभी कुछ समुद्री शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप का एक आइलैंड है कदमत आइलैंड, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कदमत आइलैंड कहां पर है, तो लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड के निकट
पेवोना क्लेवस, जो कि प्रवाल जीवों की एक प्रजाति है, प्रवालों की, इनकी पूरी एक कॉलोनी खोजी है और इसे कहा गया है पोटैटो पेच या पोटैटो कोरल कॉलोनी। पोटैटो पेच इसलिए क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये आपको आलू की तरह दिखाई देगी, तो इसको नाम दिया गया है पोटैटो पेच। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि पोटैटो पेच क्या है, तो ये विशाल प्रवाल कॉलोनी है, ओके, जो कि लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड पर खोजी गई है। कोरल रीफ की बात करते हैं कि कोरल कैसे बनता है, तो सूक्ष्म जीव समुद्र में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसे कोरल पॉलिप्स के नाम से पुकारा जाता है। ये जो कॉलोनी बनती है ना, एक्चुअल में ये जो जीव है अपने शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पूरा की पूरा राउंड बना लेते हैं, सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जो कि कठोर होता है, और यही ढांचे मिलकर प्रवाल भित्तियां बनाते हैं, जो कि समुद्र में इकोसिस्टम जो है, समुद्री इकोसिस्टम, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी। ओके, तो अभी जो खोजी गई है पोटैटो पेच, ये पवोना क्लेवेस जो कि एक प्रजाति है, उसकी एक हार्ड कोरल कॉलोनी है, जो कि लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड पर हाल ही में खोजी गई। अब फीचर्स क्या है इसके, तो 4250 वर्ग मीटर क्षेत्र में, स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। भारत में खोजी गई अब तक सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी है। इसका इतिहास देखें ना तो 700 से 1800 वर्ष पुराने ये कोरल है, ये पूरी कॉलोनी है। मतलब ना जाने कितने सुनामी, कितने इकोसिस्टम में चेंजेस इन्होंने देखे होंगे। तो इससे इकोसिस्टम को, समुद्री इकोसिस्टम को समझने में भी मदद मिलने वाली है। ठीक है, मरीन हीट वेव्स, कोरल ब्लीचिंग इवेंट, काफी चीज सहन की होगी। तो पूरे इकोसिस्टम के रिसर्च के लिए, उसको समझने के लिए एक सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में देखे जा रहे हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें पोटैटो पिच, तो कहाँ खोजा गया है पोटैटो पिच को, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में खोजा गया है, कोरल की एक बड़ी सी कॉलोनी है। आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अभी सुर्खियों में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है ना, इसने प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। किस चीज का आवेदन? देखिए, योजना का उद्देश्य क्या है, विदेशों में भारत के जितने भी इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स से, जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, उनको भारत में रिसर्च के लिए इनवाइट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसी स्कीम को नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 या प्रधानमंत्री रिसर्च अध्यक्ष योजना, आप इसको बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026। तो सारे जो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, उन सबको इंडिया इनवाइट किया जाएगा। उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी रिसोर्सेस चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेगा। भारत में उच्च स्तरीय रिसर्च, इनोवेशन, इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो रिसर्चर से उनको इंडिया में ही ऐसा माहौल प्रदान करना कि भारत को भी रिसर्च हब के रूप में डेवलप किया जा सके। यह उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। योजना के तहत लगभग 200 करोड़ की फंडिंग का प्रावधान किया गया है रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, तो 200 करोड़ रुपए की ये योजना है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, इन सभी या ब्लू इकोनॉमी, ऐसे क्षेत्रों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, उनको आमंत्रित किया जाएगा जो भारत के हैं और विदेशों में गए हैं, क्योंकि यहां पर संसाधन कम है। तो यह उद्देश्य है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। ठीक है, तो 5 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। आइए देखते हैं। 81th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो ये अध्यक्ष बने खलीलुर रहमान। जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बने हैं DK शिव कुमार। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस V मोहाना। 21 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार किस नाम से राज्य बस सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है? तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से। जून 2026 की फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन? तो यह है अर्जुन एरिगेसी। असम के प्रसिद्ध मूगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? तो मिशन स्नेह जोरी। भारत सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रही है? तो यह है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? लोखंडे प्रशांत सीताराम को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को। और खोजी गई मैसालिना विश्नोई किस जीव की प्रजाति है? तो यह छिपकली की एक प्रजाति है। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इंडियन गवर्नर पूछे गए, CD देशमुख थे। इन्हीं के समय में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है सॉलिड में, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, किस वर्ष लड़ा गया था? ईयर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।